वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि आपका जो उत्पाद एवं निबंधन विभाग से 365 पदों के लिए मध्य निषेध सिपाही का जो वैकेंसी आई हुई है उसका क्लास शुरू करने के लिए, तो आज से उसका क्लास शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आज का क्लास कुछ खास होने वाला है कि आज जो भी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। इससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी फ्रेंड्स। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाले हैं। बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव के साथ पढ़ाने के लिए, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सब सब्जेक्टिव के साथ है, तो इससे एक प्रश्न से आपका 5-6 प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। समय थोड़ा लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन इसमें आपका पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और देखिए खास बात है फ्रेंड्स कि जो प्रश्न मैं जो अभी इसमें लेकर के आया हूँ 50 प्रश्न, वो आपका उत्पाद एवं निबंधन विभाग का जो अवर निरीक्षक जो दरोगा का परीक्षा हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसी का ये प्रश्न है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका जो मध्य निषेध सिपाही में आपको किस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी फायदा हुआ फ्रेंड्स। पढ़ने वाले स्टूडेंट मेरे ख्याल से पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट है तो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, समय लगेगा फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए आंसर यहाँ आपका सामने दिख रहा है। तो देख जास्कर हिमालय फ्रेंड्स किसके अंतर्गत आता है? तो आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। आप डिटेल देखेंगे फ्रेंड्स, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय क्षेत्र महान हिमालय पर्वत के ऊपर में स्थित है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है? तो महान हिमालय के पर्वत के उत्तर में स्थित है। और इसमें देखिए काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश पर्वत नाम की पर्वत श्रेणियां शामिल है। तो इसमें क्या क्या हम लोग सीखे फ्रेंड्स, देखिए अगर पूछ दे कि आपका है जो फ्रेंड्स काराकोरम है जो किस श्रेणी में आता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसी तरह से पूछ दे जास्कर, अभी जिसमें से पूछा है जास्कर हिमालय है जो किस श्रेणी में आता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा। लद्दाख और कैलाश पर्वत है जो किस हिमालय में आता है, तो आपका सभी ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन यही था आपका ना कि जास्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और कौन कौन आता था वो भी देख लिए। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का डिटेल इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, पढ़ने में मजा आ जाएगा। चलिए तो सवाल नंबर 2 देखिए, कर आए गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, उसका क्या नाम है? प्लेसेंटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए फ्रेंड्स ये सब प्रश्न आपका बिहार पुलिस फायरमैन में भी काम आएगा, बिहार पुलिस जो अभी उत्पाद विभाग से उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जो भी बच्चा गर्भ में पलते हैं फ्रेंड्स उसको पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। अभी आंसर देख ले फ्रेंड्स, अब इसके बारे में डिटेल है, पढ़ते चलेंगे फटाफट। अपरा प्लेसेंटा, देखिए प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरा महिला के गर्भाशय में स्थित वह अंग है जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहते हैं, ठीक है। यानी प्लेसेंटा को भ्रूण का पोषक थैली भी कहा जाता है। इसके एक सिरे से गर्भनाल जुड़ी होती है और दूसरा सिरा बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। इस स्थिति में माता जो भी आहार ग्रहण करती है वह पाचक एवं पोषक रसों के माध्यम से प्लेसेंटा में एकत्र होता है, जो सभी पोषक तत्व को नाल द्वारा बच्चे तक पहुंचाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गर्भ में पल रहे बच्चे को जो भोजन कहाँ से मिलता है, पोषण कहाँ से मिलता है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। 2 नंबर सवाल देख लीजिए फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल आपका है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 3 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल तो देखिए इसको जो हेपेटाइटिस बी है इसको 2030 तक, ठीक है, कितना 2030 तक है जो इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन का टारगेट लक्ष्य रखा गया है। सवाल नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 28 जुलाई 2019 ईस्वी को नई दिल्ली में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह भारत में हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में 2030 तक हेपेटाइटिस को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। हेपेटाइटिस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला मानव अंग यकृत है, ठीक है फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस वाला समझ रहा है, यकृत जो आपका ये भी क्वेश्चन बन गया कि हेपेटाइटिस से मतलब आपका है जो फ्रेंड्स कौन सा हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग मानव का प्रभावित होता है, तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। ये जॉन्डिस का एक ही प्रकार है।
तो 2030 तक इसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 4 नंबर सवाल है, डायरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली? डायरिया शिप कौन कौन देशों के बीच में, कौन कौन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई से गोवा के बीच में। ठीक है, ये देखिए डायरिया शिप सर्वप्रथम मुंबई से गोवा शहरों के बीच चली थी। अगला सवाल 5 नंबर सवाल आपका है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो देखिए आपका पूर्ण स्वराज का जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कि सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। 6 नंबर सवाल का देखें कि IB समर, ठीक है, युद्ध अभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? कौन सा देश से इसका संबंध नहीं है? तो ये आपका म्यांमार से इसका संबंध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि IB समर का पूर्ण स्वरूप भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका मैरीटाइम्स है। ठीक है, तो इसमें आपका म्यांमार शामिल नहीं है। यह भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और नौसेनाओं के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला है। याद रखिए भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार इसमें आपका नहीं आएगा। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से युद्धाभ्यास है, इसमें म्यांमार नहीं आएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन ईंधन वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, वायु ईंधन का उदाहरण आपका नाभिकीय ऊर्जा है, जो वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल और मीथेन गैस है जो वायु ईंधन का उदाहरण है। इसका सब्जेक्टिव देखिए फ्रेंड्स कि जैविक ईंधन, यानी देखिए बायोफ्यूल फ्रेंड्स क्या होता है? जैविक ईंधन जो जीव जंतु से प्राप्त होता है। ऐसे ईंधन है जो जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जो बायो ईंधन है जिसे अंग्रेजी में जैविक ईंधन कहते हैं, इसका प्राप्ति किससे होता है? तो आपका पेड़ जैविक पदार्थ से प्राप्त होता है। जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर, मीथेन, पेट्रोल आदि सभी है जो जैविक ईंधन के उदाहरण है। यानी बायो ईंधन के उदाहरण याद रखें, लकड़ी, कोयला, गोबर, मीथेन, पेट्रोल आदि सभी जैविक ईंधन के उदाहरण है। जैविक ईंधनों को गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। ये ईंधन पशुओं और पौधों के अवशेष से निर्मित होते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन में क्या था यहाँ पर कि इनमें से वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए पेड़ पौधे जो जैविक जीव जंतु से प्राप्त कोयला होता है पेड़ से, तो आपका हो गया फ्रेंड्स। पेट्रोल भी आपका जो जीव जंतु के अवशेष है। मीथेन गैस भी उसी से होता है, ठीक है, गोबर से होता है। ये नाभिकीय ऊर्जा है जो फ्रेंड्स आपका ये जैविक वायु ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है। 8 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 8 नंबर सवाल आपका है कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो देखिए हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। क्या रखा गया? स्वराज द्वीप रखा गया है। अब इसके बारे में डिटेल देखिए कि वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 लोकप्रिय द्वीपों के नाम को परिवर्तित कर दिया है। इसके तहत हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित कर उसे स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा एक और क्या है फ्रेंड्स, नील द्वीप का नाम परिवर्तित कर शहीद द्वीप रखा गया है। देखिए इसमें कितना चीज़ सीखने को मिला फ्रेंड्स। सबसे पहले तो कि आपका हैवलॉक द्वीप कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये भी आपका अंडमान और निकोबार द्वीप में पड़ता है और इसका नाम बदल करके रख दिया गया है आपका स्वराज द्वीप। तो वर्ष 2018 में 3 द्वीपों का नाम में परिवर्तन हुआ था। एक तो हैवलॉक द्वीप है जिसको स्वराज द्वीप रखा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में है रॉस द्वीप था, एक रॉस द्वीप था जिसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया। एक और है नील द्वीप था, उसका नाम बदलकर परिवर्तित कर शहीद द्वीप रखा गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लग रहा है सर, लग रहा है और पढ़ने में कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये आप लोग के लिए बेस्ट वीडियो है। इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है पक्का पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स 9 नंबर सवाल को देखें। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? ये देखिए अंग है, ये एक साइड में आपका है फ्रेंड्स, आपका जो 16 महाजनपद था ना वो वाला था, और दूसरा साइड में क्या है फ्रेंड्स, उसका आपका राजधानी है। ठीक है, आपको मिलाना है। तो देखिए 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर सवाल है जो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी ए का 3 अंग का कहाँ था? तो चंपा राजधानी हो गया फ्रेंड्स। बी का है जो 1 है, तो बी का यानी काशी का वाराणसी हो गया। कौशल का हो गया था आपका कहाँ फ्रेंड्स? तो कौशल का आपका सी का 2 हो जाएगा, कौशल का कौशाम्बी हो जाएगा। बच गया वत्स का क्या हो जाएगा आपका? श्रावस्ती हो जाएगा। तो 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स
आपका ऑप्शन नंबर, 1 मिनट फ्रेंड्स, 9 नंबर, जी हाँ, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अंग का राजधानी चंपा, ठीक है, इस तरह से मिलाते चले, अंग का राजधानी चंपा हो गया। उसके बाद में आ गया काशी, ठीक है, काशी का राजधानी वाराणसी हो गया। उसके बाद आ गया कौशल, तो कौशल का था श्रावस्ती, ठीक है फ्रेंड्स। और वत्स का था जो कौशाम्बी था, ठीक है, वत्स का था जो कहाँ था, तो इसको वत्स का कौशाम्बी था, ये था, ठीक है फ्रेंड्स। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 3, उसके बाद में बी का 1, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में सी का हो गया आपका 4, और डी का हो गया जो आपका 2 हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो सभी याद रखिएगा, अंग की राजधानी कहाँ हो गया है, काशी का कहाँ हो गया, तो अंग का बता दिए, फिर सभी चंपा बता दिए, काशी का राजधानी कहाँ हो गया, तो वाराणसी हो गया, कौशल का हो गया जो आपका श्रावस्ती हो गया, और वतस का क्या कहाँ हो गया फ्रेंड्स, कौशाम्बी हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें डिटेल जो 16 महाजनपद था फ्रेंड्स, सभी का हम लोग डिटेल देखेंगे, ठीक है, इससे आपका यही फायदा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में, ये भी पूछा जाता है किसमें वर्णन है 16 महाजनपदों का, तो अंगुत्तर निकाय में इसका टोटल वर्णन मिलता है, 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन आप लोग सेट में अक्सर देखते होंगे कि जो आपका फ्रेंड्स 16 महाजनपद है इसका किसमें वर्णन मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ, ये अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें आपका मिलता है। तथा भागवती सूत्र में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी निम्नवत है। चलिए फ्रेंड्स सभी को याद करिएगा, आप लोग सब्जेक्टिव बोल रहे थे तो देखिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, अभी क्लास इसी तरह से चलेगा सब्जेक्टिव, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो। तो देखिए फ्रेंड्स अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा। मगध की राजधानी, ये 16 महाजनपद का दिया हुआ है, मगध का कहाँ था, तो गिरिब्रिज, यानी कि अभी उसे राजगिरी कहा जाता है। मल की क्या था, तो कुशावती। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, उसके बाद में पंचाल, ठीक है, पंचाल का जो था कहाँ था फ्रेंड्स, तो आपका अहिचत क्षेत्र व कंपिलियन। कुरु का कहाँ था, इंद्रप्रस्थ, ये पूछा जाता है अक्सर कि कुरु का कहाँ, 16 महाजनपद में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वज्जी का कहाँ था, तो विदेह एवं मिथिला। मत्स्य का विराटनगर, ये भी पूछा जाता है। वत्स का कौशाम्बी, और सूरसेन का था मथुरा। उसके बाद में चेदी का शक्तिमती, ठीक है। उसके बाद अस्मक का कहाँ था, तो पोतन या पोटली। अवंती का उज्जैन, ये भी पूछता है, एवं महिष्मती। गंधार का तक्षशिला, ये भी पूछता है। कम्बोज का हाटक। ये 16 महाजनपद है फ्रेंड्स, 16 महाजनपद का हम लोग ने अभी इसका डिटेल सभी का राजधानी देख लिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है, कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा। तो इसमें 10 नंबर सवाल का करा फ्रेंड्स, तो 10 नंबर जो सवाल है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कल्प का क्या हो जाएगा, तो एक देखिए सीरियल से, कल्प का यज्ञ हो गया, छंद का शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त है मंत्र, और शिक्षा जो क्या है, तो उच्चारण, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि देखिए वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है, वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिसे वेदांग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सीखने के लिए क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिल रहा है आपका कि जो वेद की संख्या टोटल कितना है, 4 है, और वेदांग की संख्या कितना है, तो सभी लोग याद रखिएगा वेदांग की संख्या है जो आपका 6 है, ठीक है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो ये वेदांग की रचना क्यों की गई थी, तो ये वेद को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए ही, अध्ययन के लिए ही आपका 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ था, जिसे वेदांग कहते हैं। तो वेदांग की रचना किस लिए किया गया था, वेद को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए किया गया था। अब ये 6 वेदांग कौन कौन है फ्रेंड्स, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अब देखिए इसमें सब है, तो शिक्षा क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए वेदों मंत्र को उच्चारण करने की विधि का वर्णन करता है। कल्प है जो यज्ञ संबंधी नियम है। व्याकरण है जो प्रत्यय स्वर शब्द को बोध करता है। निरुक्त है जो शब्दों का अर्थ बताता है। ज्योतिष है जो काल का ज्ञान करता है, और छंद है जो वैदिक मंत्रों का पाठ है। अब यही से आपको पूछ दिया था यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए तो कल्प क्या है, तभी हमने देखा यज्ञ वाला हो गया, छंद है शब्दों की उत्पत्ति वाला, निरुक्त मंत्र हो गया, और शिक्षा है जो उच्चारण वाला। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की रचना क्यों, अच्छा कौन कौन है वेदांग फ्रेंड्स, वो भी याद कर ले, यही 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष और छंद, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखिए, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि नहीं है, ठीक है। देखिए पौधों में से निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। वृद्धि हार्मोन के बारे में कल भी हम लोग ने देखा था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल है जो आपका पौधे का वृद्धि हार्मोन नहीं है।
ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये सभी है जो आपका वृद्धि हार्मोन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल में देख लें कि पौधों की वृद्धि तथा विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों हार्मोन आवश्यक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आदि वृद्धि वर्धक हार्मोन का कार्य करता है। चलिए सभी लोग याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि पौधे में जो वृद्धि वाला हार्मोन कौन कौन है, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है जो आपको आदि वृद्धि वर्धक हार्मोन का कार्य करते हैं, जबकि एब्सिसिक अम्ल तथा इथिलीन वृद्धि अवरोधक का कार्य करते हैं। अब पेड़ पौधे में ये है जो एब्सिसिक और इथिलीन है, ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है, उसका अवरोध करता है, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन बीजों एवं कलियों को सुस्त अवस्था में बनाए रखने में सहायक होता है। आपका कौन सा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन बीजों के एवं कलियों को सुषुप्तावस्था में बनाए रखने के लिए सहायक होता है, अर्थात पौधों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरन को रोकता है। यह अम्ल पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में विगलन परत का निर्माण करके विगलन में सहायता करता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है फ्रेंड्स? तो 12 का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। केवल 2, 3 और 4 में है जो क्या है, लागू नहीं है। तो 2, 3, 4, ठीक है फ्रेंड्स। 2, 3, 4 का है मेघालय और क्या है आपका जम्मू कश्मीर, और 4 नागालैंड में ये लागू नहीं है, बाकी मणिपुर में ये लागू है। तो 12 का करेक्ट आंसर डी है। इसका डिटेल देख ले। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली संघराज्य क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर लागू नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ लागू नहीं है ये आपको बता दिया है, तो ये सब जगह पे लागू नहीं है। तो क्वेश्चन यही कर रहा था फ्रेंड्स कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, तो इसमें देखिए आपका कहाँ लागू नहीं था फ्रेंड्स आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2, 3, 4 में लागू नहीं है। मेघालय, नागालैंड और जम्मू कश्मीर में ये आपका लागू नहीं है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से आपका लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, लागू नहीं है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दिया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है आपका कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, तो कहाँ लागू नहीं है कर रहा है, तो आपका मेघालय, नागालैंड और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ये आंसर दे रहा है। 12 का डी दे रहा है। और फिर यहाँ पर आपका दे रहा है फ्रेंड्स आपका जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली संघराज्य क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, अच्छा मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र का रहा है, तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर लागू नहीं है। मणिपुर नहीं कर रहा है, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, सही है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, यानी कि मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और शायद में मणिपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ लागू नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, SIDBI का पूर्ण रूप क्या है, पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका उत्पाद विभाग में है ना, वो उत्पाद एवं निबंधन विभाग में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है ये, तो ये सब जरूर देखिएगा। इसमें आज 50 प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, 50 प्रश्न कल के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है SIDBI का पूरा नाम क्या है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI का पूर्ण रूप यही है। देखिए SIDBI का पूर्ण रूप आपको हो गया फ्रेंड्स स्वरूप भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए यह बैंक है जो भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। यह बैंक है भारत की क्या है, स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, जिसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य हेतु 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के एक सहायक के रूप में स्थापित किया गया है। ये IDBI है फ्रेंड्स, इसमें आप क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के सहायता के लिए स्थापित किया गया। इस बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में है स्थित है, तथा इसके वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो ये जानना आपका जरूरी है फ्रेंड्स कि देखिए एक तो IDBI हुआ और एक SIDBI हुआ। इसमें देखिए स्मॉल लगा दीजिएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए। इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था, ये भी आपका 90 में हुआ था। SIDBI बैंक का स्थापना 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
14 नंबर सवाल है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो दाचीग्राम देखिए कश्मीरी हिरण का किया जा रहा है। दाचीग्राम अब कहाँ है फ्रेंड्स? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी और यह है जो जम्मू कश्मीर के स्थित श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। तो दाचीग्राम है जो फ्रेंड, दाचीगाम है जो आपका अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। यह उद्यान 161 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस उद्यान में कश्मीरी हिरण तथा हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है। आज से याद रखिएगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हिरण और हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जा रहा है। इस उद्यान को हुंगल या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर भी जाना जाता है। 15 नंबर सवाल आपका है, 2018 का आईपीएल जीतने वाला टीम कौन है? 2018 में कौन जीता था? क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम जो हुआ था 2019 में, इसलिए 18 का करंट अफेयर से पूछा है। तो 2018 में कौन जीता था फ्रेंड्स इसका? तो 2018 में चेन्नई सुपर किंग जीता था आईपीएल, ठीक है। वर्ष 2018 के 11वें इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टूर्नामेंट विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है फ्रेंड्स। जीता था कौन? तो चेन्नई सुपर किंग। अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में कितना? 245 सदस्य है। राज्यसभा की बात की जा रही है ना, तो राज्यसभा संसद का दूसरा व उच्च सदन है, ठीक है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। क्योंकि राज्यसभा है जो संसद का दूसरा और उच्च सदन है, और लोकसभा है जो आपका निम्न सदन है। राज्यसभा की रचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, ठीक है, कि अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि एक राज्यसभा होगा। इसके अनुसार राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सीखने वाली बात है, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 250 सदस्य आपके हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितना? तो 245 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 245 है, उसमें कर रहा है 238 सदस्य जो राज्यसभा तथा संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं, और सभी को पता है कि 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन अगर पूछ दे कि अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम 250 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को पढ़ने में मन लग रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए 17 नंबर सवाल, 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? तो 2018 में मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई थी? आपका वनीसा पोन्स डी लियोन चुनी गई थी 2018 में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। तो 2018 में आपका ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था, CSE को दिया गया था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका इसमें थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, तो देख लीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 2.5 मिलियन भारतीय रुपये की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, ठीक है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया था? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था, ठीक है, CSE को दिया गया था। चलिए आगे अब देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो 2019 में जो गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, उनका कैमा मनाया गया था। तो ये आपका 352वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। करा फ्रेंड्स, वर्ष 2019 में गुरु गोविंद सिंह जी का 352वीं जयंती मनाई गई। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जी हाँ, सिख के 10वें गुरु थे ये, और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल को देखें कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? ये सिंह सभा की स्थापना आपका पंजाब में किया गया था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर पंजाब में हुई थी। तो सिंह सभा की स्थापना आपका पंजाब में हुई थी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, इसमें बहुत सारा डिटेल है फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं, जो मेन है उसको मैं पढ़ते चलता हूँ, इसे आप बोर हो जाइएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए कि कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए, कृषि मेला आपका नई दिल्ली में हुआ था। पूसा कृषि विज्ञान मेला 5 से 7 मार्च 2019 के बीच में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा आयोजित किया गया एक वार्षिक आयोजन था। तो कृषि मेला याद रखिए 2019 आपका नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया था। 22 नंबर सवाल, कुश्ती से संबंधित निम्न से कौन खिलाड़ी है? तो कुश्ती से कौन लड़ते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता बजरंग पुनिया का नाम सब जानते होंगे। बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था 1994 में। एक भारतीय पहलवान है जो हरियाणा के इज्जर जिले से है। चलिए फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये जो बजरंग पुनिया जो बहुत ही फेमस है कुश्ती में, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के रहने वाला, हरियाणा के झज्जर जिले से है। बजरंग पुनिया कुश्ती खेल से संबंधित है। इसे वर्ष 2011 में राजीव गांधी
खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें पद्मश्री 2011 में, अर्जुन अवार्ड 2015 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बजरंग पुनिया कुश्ती खेलती है, जो कहाँ के, हरियाणा की रहने वाली है। तजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो सभी को पता होगा है, दुशानबे है जो इसका राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ दे दिया है फ्रेंड्स, जो याद रखिएगा। तजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका दुशानबे है। इसका मुद्रा क्या है, तो सोमनी, याद रखिएगा। चलिए याद करते चले कि तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, इसकी मुद्रा सोमानी। किर्गिस्तान की जो राजधानी है फ्रेंड्स बिश्केक है, और इसका जो राजधानी है जो कहाँ पर है, सोम है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है, और इसका मुद्रा है जो सोम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और अफगानी रुपया है जो वहाँ का मुद्रा है। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है, तो अल्जीयर्स, और यहाँ का मुद्रा क्या है, दिनार है। इराक का राजधानी बगदाद, और इसका मुद्रा दिनार। 24 नंबर सवाल देखें, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। बहुत अच्छा सवाल है। 117 फ्रेंड्स ये आपका अनुच्छेद 117 है ना, तो वित्त विधेयक से संबंधित है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, वित्त विधेयक से कैसे संबंधित है। ऐसा विधेयक जो आय अथवा व्यय से संबंधित होता है उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वित्त विधेयक किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन भी याद रखिएगा। तो वित्त विधेयक किसे कहेंगे, जो आय यानी कि आय, इनकम और व्यय यानी खर्च से संबंधित है, उसको हम लोग वित्त विधेयक कहा जाता है। एक है प्रत्येक धन विधेयक, वित्त विधेयक होता है। देखिए प्रत्येक धन विधेयक है जो वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक विधेयक है जो धन विधेयक नहीं होता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखिएगा कि जितने भी है जो प्रत्येक धन विधेयक जो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 117 में जो वित्त विधेयक से संबंधित आपका वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है, वित्त विधेयक को स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा संशोधित करने का अधिकार संसद के उच्च सदन राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक है जो वित्त विधेयक हो सकता है, ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक है जो धन विधेयक नहीं हो सकता है। तो 117 रहेगा, तो वित्त विधेयक का प्रावधान है अनुच्छेद 117 में। 25 नंबर सवाल को देखें, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है। ये आपका सिक्किम राज्य की है। याद रखिएगा, एक नौकरी और एक परिवार योजना सिक्किम राज्य की। 12 जनवरी 2019 को सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब, एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है। तो याद रखिए, एक नौकरी एक परिवार योजना सिक्किम राज्य की है। इस योजना के तहत राज्य में सरकारी नौकरी नहीं करने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाएगी। ठीक है, वर्तमान में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, जिन्होंने 27 मई 2019 से राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। बहुत ही अच्छा प्लानिंग है फ्रेंड्स की, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको दिया जाएगा। तो कहाँ की बात है ये, सिक्किम की। 26 नंबर सवाल है, ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये देखिए आपका भारत और अमेरिका के बीच यानी यूएसए के बीच होता है। जनवरी 2018 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार 18 ज्वाइंट बेस लुइस मैककॉर्ड सिएटल अमेरिका में आयोजित हुआ था। इतना ही याद रखें फ्रेंड्स कि जो आपका ब्रज प्रहार है जो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास है। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो 27 का करेक्ट आंसर 540 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी, इस पर ध्यान दीजिएगा, ईस्वी पर नहीं मारिएगा। ठीक फ्रेंड्स, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कह रहा है जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्धमान जो महावीर किस कुल के थे, तो ये आपका था फ्रेंड्स आपका ज्ञात्रिक कुल के थे, प्रधान थे, तथा उनकी माता त्रिशला उनका नाम थी, पिछला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। अब देखिए जो आपका वर्धमान महावीर के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। जबकि आपका जैन धर्म का सिर्फ संस्थापक रहेगा और प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव हो जाएगा, लेकिन वास्तविक अगर जो संस्थापक पूछा जाए तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका माता का नाम भी देख लिया, पिता का नाम भी दे दिया, और कौन सा कुल से आते थे, ज्ञात्रिक कुल, ये भी याद रखिएगा। देखिए सब्जेक्टिव पढ़ने से ही फायदा होता है आप लोग का। सभी को तो बहुत सारा याद होगा फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, एक क्वेश्चन बार बार आता है। सिलवास आपका जो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
सिलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखा के समीप स्थित है। ब्राजील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। देखिए सब्जेक्टिव पढ़ने से क्या फायदा होता है, यही फायदा होता है फ्रेंड्स। आपने तो एक क्वेश्चन ये जाना कि सिलवास घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये देख लिया दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अब नया चीज इसमें जान रहा है, ब्राजील में जो घास के मैदान को क्या कहता है, कंपोज कहा जाता है। ये पूछा जाता है कंपोज है जो कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, तो ब्राजील के घास मैदान कहा जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। तो तीनों जो VVI क्वेश्चन है सॉरी, तीनों क्वेश्चन है जो VVI है, तीनों को सबको याद रखना है, ठीक है। इससे एक सवाल हो सकता है बिहार पुलिस फायरमैन व उत्पाद वाला में पूछ दिया जाए। तो सिलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में, प्रेरीज है जो घास का मैदान है जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हो गया प्रेरीज घास का मैदान, और ब्राजील के घास मैदान को कंपोज कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं 29 नंबर सवाल, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो जस्ता का लेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें लोहे के ऊपर लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु का परत चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में यसद लेपन भी कहा जाता है। यह धातु संरक्षण का एक उदाहरण है। 30 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, CSO4 फिर यहाँ पर 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए 30 का करेक्ट आंसर है, ये आपका जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोक्साइड, इसका हो गया आपका नाम हो गया खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र ये CSO4 × 2H2O है, ठीक है, ये आपका रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आए थे। देखिए सब सवाल फ्रेंड्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1498 ईस्वी में भारत आए थे ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वास्को डिगामा कहाँ था, पुर्तगाल के नाविक था। ये क्या था, नाविक था। वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, जो यूरोप से भारत आने का सीधा समुद्री रास्ते खोजने वाला भी प्रथम व्यक्ति था। वह गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद के सहायता से, किसके, अब्दुल मनीद की सहायता से उत्माशा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 को भारत के कालीकट, जो कहाँ पड़ता है, केरल बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन था। देखिए कितना चीज सीखने को मिला। क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से क्रिएट होता है। एक तो है फ्रेंड्स भारत का खोज किसने किया था, तो 1498 में ये आपका जो वास्को डिगामा था। या तो क्वेश्चन पूछेगा वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 17 मई 1498 का आया था। अब जब जिस समय वास्को डिगामा भारत आया था उस समय कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय वहां का राजा कौन था, तो जमोरिन था, ठीक है, याद रखिएगा। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, ये तो आपको बता चुके हैं पहले भी, हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह खेल तथा खेल से संबंधित कप ट्रॉफी निम्नवत है। चलिए याद कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स सभी को। तो सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से हो गया। अब हॉकी से कौन कौन और है, एक तो हो गया सुल्तान अजलन शाह हो गया, एशिया कप है, आगा का कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, ये ध्यानचंद ट्रॉफी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यानचंद ट्रॉफी है जो आपका किससे, तो हॉकी से है। तो सुल्तान अजलन शाह, एशिया कप, आगा खा कप और ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से। फुटबॉल से फीफा विश्व कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी किससे है, तो आपका फुटबॉल से है। देखिए टेनिस से डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका टेनिस से है। थॉमस कप और उबेर कप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थॉमस कप और उबेर कप है जो आपका बैडमिंटन से, ये टॉप मोस्ट भी है, याद रखिएगा। क्रिकेट से देखिए शारजाह कप है, एशिया कप है, एसेज है, दिल्ली ट्रॉफी है। और गोल्फ से हो गया आपका राइडर कप है जो आपका गोल्फ से है। तो देखिए कितना सारा चीज का रिवीजन हुआ। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं, कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है। तो देखिए कैमूर है जो आपका फ्रेंड्स पड़ता है बिहार में पड़ता है। कैमूर वन अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य में है। 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, जंगली सुअर आदि जीव पाए जाते हैं। यहाँ अनेक प्रजातियां पक्षी भी पाए जाते हैं। तो मोटा मोटा याद रखें, कैमूर वन है जो बिहार में है फ्रेंड्स, बिहार में राज्य में ये आपका स्थित है। कैमूर वन जीवन भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह इतना पर फैला हुआ है, भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए आपका किससे नहीं गुजरती है, तो आपका उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बाकी आपका पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरती है। अब कहाँ कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स, तो उस
फॉर्मूला होगा गमछा चारों मित्रों पर, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई है। ये रेखा कैसे है, पश्चिम से पूर्व की रुखी है। यह एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा के बारे में जान लें, यह रेखा पृथ्वी पर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है। यह रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित है। यह रेखा भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी मैंने बोला 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन है फ्रेंड्स, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। देखिए उड़ीसा है इसमें नहीं है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है, ये आपका कमांडो ट्रेनर से संबंधित है। ठीक है, देखिए सीमा राव मार्शल आर्ट्स में 7वां डिग्री ब्लैक बेल्ट पाने वाला इकलौती महिला कमांडो ट्रेनर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका सीमा राव मार्शल है जो किससे है फ्रेंड्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कमांडो ट्रेनर है सीमा राव मार्शल। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है फ्रेंड्स आपका 36 का, तो इसे वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ट्रेन 80 भारत की पहली बिना इंजन की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। देखिए ये भी याद रखिएगा, बिना इंजन की सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम है क्या, ट्रेन 18। इसका निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया। यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच 755 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय कर लेती है। समझ रहे हैं कितना स्पीड चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 घंटे में आपका कर लेती है। फरवरी 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन का नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। कितना, 160। तो अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले जिसका नाम था ट्रेन 18 उसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। 37 नंबर सवाल को देखिए थोड़ा वक्त लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, 2018 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। 38 नंबर सवाल के देखिए, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका घास हो जाएगा, फिर उसके बाद हिरन, उसके बाद शेर। यही है जो आपका निर्माण कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देखिए सबसे पहले उत्पादक हो गया घास, उसके बाद में प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद में हो गया आपका द्वितीय उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, किसी परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण क्रमबद्ध प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आप समझ में आ गया फ्रेंड्स कि खाद्य श्रृंखला किसे कहेंगे, तो उत्पादक से लेकर के उच्च उपभोक्ता तक के लिए। ठीक है, कड़ी बनी रहती है। तो उत्पादक घास हो गया, उसका हिरन, उसके बाद शेर, तो उसका कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जैसे में आपका घास हो गया उत्पादक के अंतर्गत, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी, द्वितीय उपभोक्ता मनुष्य। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से घास हो गया, फिर हिरन हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता शेर हो गया। तो समझ गए मेरे ख्याल से। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला से हरे पादप अथवा उत्पादकों से आरंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों में मांसाहारी जीवों पर आधारित होती है, जबकि संपूर्ण खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है। ये करेक्ट आंसर है अमिताभ घोष को मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष को मिला था। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र किए थे, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, ये याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आपका 3रे मंडल में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका याद रखिए 3रे मंडल में है। इसका रचना विश्वामित्र ने किया था। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों फोटोन के रूप में चलता है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hv होती है। ठीक है, तो याद रखिए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो काली मिट्टी उपयोगी है। फ्रेंड्स इसके बारे में देखते हैं, काली मिट्टी से क्या है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार लावा क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में, उड़ीसा, दक्षिण कर्नाटक राज्य के उत्तरी, आंध्र प्रदेश, दक्षिण एवं समुद्र तटीय राज्य तमिलनाडु में विस्तृत है। इस मिट्टी में गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म की कम मात्रा
जबकि चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह इसलिए यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी का निर्माण है जो अग्नेय चट्टान को टूटने फूटने से होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नहावा सोवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नहावा सोवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए नहावा सोहा का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? तो नहावा सोवा है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कोकण क्षेत्र नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल आपका है, इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो ये आपका नॉर्वे की प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख देश और उनके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री निम्नवत है। तो ये देखिए 2019 की बात है फ्रेंड्स, तो इसमें बीच में कुछ कुछ आपका बदलाव हुआ है, तो इसको हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे। 45 नंबर सवाल आपका कर रहा है कि पुस्तक है अनडॉन्टेड, ठीक है, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसका लेखक जो आपका है फ्रेंड्स, आपका पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया है। पलनियप्पम चिदम्बरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध एक राजनीतिक एवं भारत के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इन्होंने वर्ष 2000 इतना में अनडॉन्टेड सेविंग द इंडिया ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका अनडॉन्टेड सेविंग द इंडिया ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक पी चिदम्बरम है। अगला सवाल देखिए 46 नंबर, पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू है। पाक जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। पाक जलडमरू की चौड़ाई कितना 53 से 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती है, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। यही पूछा जाता है फ्रेंड्स मोटा मोटी कि जो पाक जलडमरू है जो कहाँ कहाँ है, तो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है। 47 नंबर सवाल को देखिए, विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ था? 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू धाबी में हुआ था। ठीक है, विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन आबू धाबी में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कितना सवाल देख लें फ्रेंड्स, 47 देख लेना। और अब हमारे 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता आइए समाचार वादक किस देश में बनी? तो ये कहाँ बनी है फ्रेंड्स? तो आपका ये चाइना में बना है। ये देखिए क्या है फ्रेंड्स कि विश्व में प्रथम कृषि बौद्धिकता, जिसे क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार वादिक चीन देश में बनी है। 49 नंबर सवाल आपका है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? कर्क रेखा के ठीक ऊपर आपका मणिपुर राज्य है जो कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को लेते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल आपका होंडुरास की राजधानी कहाँ है? ठीक है, होंडुरास की राजधानी है जो आपका कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी टेगुसिगल्पा। ठीक है, टेगुसिगल्पा है जो होंडुरास की राजधानी है। यहाँ पर कुछ देश है उसका राजधानी दिया हुआ फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद करिए। ये आपका लास्ट सवाल है। कह रहा है फ्रेंड्स देश साइप्रस का कहाँ है? तो निकोसिया, याद रखिए साइप्रस की राजधानी निकोसिया। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेनेह। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा, इसी को पूछ रहा था। पनामा की पनामा सिटी। तो देखिए 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, और आपका जो आपका उत्पाद एवं निबंधन विभाग के जो अवर निरीक्षक के था एग्जाम, उसी का 2019 में क्वेश्चन आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स इसमें। और ये सब प्रश्न आपको पढ़ने से काफ़ी फायदा होगा। तो ये पार्ट 1 था जिसमें हम लोग ने 50 प्रश्न पूरा डिटेल में देखे। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरह से पढ़ाने में आप लोग को कैसा लगता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा, तब ये फिर आगे इसका पार्ट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट 1 था जिसमें 50 प्रश्न देख लिए, और पार्ट 2 में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। थोड़ा वक्त लगा हुआ फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के थैंक यू, धन्यवाद।